हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बेटा एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और बेटा जो आप जैसे पीछे की वीडियोस अपने जो चल रही हैं उसी आज कंटिन्यू करते हैं बायोलॉजी के लेक्चर को। और पिछले जो लेक्चर के अंदर अपने जो टॉपिक किया है बेटा, वो टॉपिक जो आप सभी को पता है, जो टॉपिक चल रहा है अपना एक्सटर्नल जो और इंटरनल जो यहाँ पर अपने मॉर्फोलॉजी है, अगर बात करें एनिमल्स की तो वो टॉपिक चल रहा है अपना, जिसके अंदर अपने अर्थवॉर्म टॉपिक चल रहा है। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे इस क्लास के अंदर। तो देखिए अपना टॉपिक जो है अर्थवॉर्म का। तो देखिए बेटा लास्ट जो टॉपिक अपना हो चुका था अर्थवॉर्म के अंदर अगर बात करें तो वो हो चुका था डाइजेस्टिव सिस्टम तक, तो पाचन तंत्र तक अपना टॉपिक पूरा हो चुका है। अब उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक है आज अपने इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है सबसे पहले बेटा तो अपना है जी परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है केंचुए के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर, वो किस प्रकार का होता है? तो बेटा ये होता है जी यहाँ पर बंद प्रकार का, क्लोज टाइप का। तो याद रखना जी केंचुए के अंदर जो अपने बात की जाए अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो किस तरीके का रहने वाला है बेटा? तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो यहाँ पर क्लोज टाइप का होगा। तो देखिए अपने शरीर के अंदर ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो अपने शरीर के अंदर भी कैसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो क्लोज टाइप का होता है, क्योंकि अपना जो ब्लड है बेटा वो क्या बहता है, वो हमारे अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी इसमें भी जो सर्कुलेट होगा ब्लड वो किस में होगा? तो वो सर्कुलेट होगा यहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर। तो देखिए आगे अगर बात की जाए अपने यहाँ पे इसके अंदर, तो अब अपने टॉपिक करेंगे इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए तो जो रुधिर वाहिकाएं होंगी, यानी जो ब्लड वेसल्स होंगी बेटा यहाँ पर, तो वो कैसी होंगी? तो बेटा याद रखना यहाँ पर वो भी वेल डेवलप होंगी, सुविकसित प्रकार की होंगी। तो नेक्स्ट अगर देखें बेटा इसमें रक्त ग्रंथियाँ, देखो ग्रंथियाँ नाम आ गया तो यानी ग्लैंड्स, तो उनका काम क्या होता है बेटा? तो उनका काम होता है जी स्त्राव करना। तो यहाँ ये ग्रंथियाँ जो होंगी किसका स्त्राव कर रही हैं? रक्त का। तो रक्त में रक्त ग्रंथियों की बात करें तो बेटा चौथे में, पांचवें में और छठे खंड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना बेटा जो ब्लड ग्लैंड्स होंगी वो कौन कौन से सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं? तो 4, 5 एंड 6 नंबर सेगमेंट के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली हैं? ब्लड ग्लैंड्स मिलने वाली हैं अर्थवॉर्म के अंदर। और इनका जो फंक्शन होता है बेटा वो क्या होगा इनका फंक्शन? तो इनका फंक्शन होगा जी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ब्लड सेल्स। तो हीमोग्लोबिन्स और ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन करने का जो काम है बेटा वो किसका होगा? तो इसी ब्लड ग्लैंड्स का होगा जी। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट अपने टॉपिक करें तो बेटा जो ब्लड होगा यहाँ पे, तो वो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको देखने को? तो इसके अंदर आपको प्लाज्मा एंड आरबीसी जो है बेटा वो यहाँ पर एब्सेंट होगी। ठीक है, तो यानी प्लाज्मा है और आरबीसी यहाँ पर क्या होगी बेटा? एब्सेंट होगी। और प्लाज्मा जो होगी इसकी वो कैसी होगी? तो वो बेटा बक्षाणु प्रकृति की होगी। बक्षाणु का मतलब यानी कि जैसे मान लीजिए अपने बात करें जो एक तरीके से WBC सेल्स होती हैं, तो वो कैसी होती है? भक्षक कोशिकाएं होती हैं। हानिकारक पैरासाइट्स जो होते हैं उनको क्या करती हैं? वो किल करने का काम करती है। तो ये जो यहाँ पे प्लाज्मा है वो भी उसकी प्रकृति, उसकी नेचर कैसी है? फैगोसाइटिक नेचर है जी उसकी। इसके बाद देखिए जी इसका जो हार्ट होगा बेटा, जो केंचुए के अंदर अर्थवॉर्म के अंदर जो हार्ट पाया जाएगा, क्योंकि इसका क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसमें बेटा हार्ट भी होगा, इसमें ब्लड वेसल्स भी होंगी, तो आर्टरी भी होगी इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर वेन्स भी पाई जाएंगी। तो सेम टू सेम अगर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जैसा फंक्शन होता है वैसा ही फंक्शन इसके अंदर भी रहने वाला है। तो इसके अंदर जो बेटा हार्ट होगा, तो कितने हार्ट होते हैं जी यहाँ पे? तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, तो केंचुए के अंदर कितने हृदय पाए जाते हैं? तो केंचुए के अंदर जो हृदयों की संख्या होगी बेटा वो कितनी होगी? 4 जोड़ी, 4 पेयर जो यहाँ पर हार्ट पाए जाते हैं। एस कुंचन जो शील यहाँ पर हृदय पाए जाएंगे इसमें। इनकी जो बेटा स्थिति होती है केंचुए की बॉडी के अंदर, तो वो कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? 4 जोड़ी। तो देखिए बेटा 7वां
9वां, 12वां और 13वां जो खंड है यहाँ पर, इन 4 सेगमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, हार्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए भाई, एक नंबर जो आपका 1 पेयर होगा वो 7वें में, सेकंड पेयर होगा 9वें में, और थर्ड पेयर हो जाएगा 12वें में, और 4 नंबर पेयर हो जाएगा 13 नंबर यहाँ पर सेगमेंट के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट अगर देखें तो इसकी पिक्चर की देख सकते हो आप, यहाँ पर हार्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक नलिकाकार हृदय दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे देखिए रे, तो यहाँ पे 7 नंबर जो सेगमेंट है आपको उसमें दिख रहा है, ये 9 नंबर सेगमेंट हो गया जी। इसके बाद आपको ये 12 नंबर सेगमेंट में दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये देखिए जी 13 नंबर सेगमेंट में आपको यहाँ पे जो 4 पेयर, क्योंकि देखिए अगर ये बात की जाए केंचुआ अगर बेटा इस टाइप से है तो इसकी दोनों सरफेस के अंदर, यानी एक इधर वाली और दूसरा इधर वाला, तो देखो एक सेगमेंट में कितना हो गया, 1 पेयर, एक यहाँ पर और दूसरा इधर वाली साइड। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक सेगमेंट के अंदर यहाँ पर आपके पास कितने होंगे, यहाँ पर हार्ट 2, तो 1 पेयर हो गया, तो टोटल अमाउंट ऑफ यहाँ हार्ट कितनी हो जाएगी, तो 4 पेयर जी। अब इसमें नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो इसका जो श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वो कैसा होता है। तो रेस्पिरेटरी जो बेटा सिस्टम होगा इसका, तो उसका अगर देखें तो वो यहाँ पर वैसे तो एब्सेंट है यहाँ पे, लेकिन ये जो सांस कैसे लेता होगा, तो देखिए इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है बेटा, तो वो श्वसन की क्रिया कैसी होती होगी, तो वो होगी इसकी स्किन के द्वारा। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी, तो अर्थवॉर्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है बेटा, और किस विधि से होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कहाँ से होता है जी रेस्पिरेशन, तो इसकी जो ये स्किन दिखाई दे रही है आपको, तो बेटा ये नम त्वचा होगी इसकी, तो इस नम त्वचा से रेस्पिरेशन होता है। और ये जो रेस्पिरेशन होगा उसकी जो विधि है बेटा, वो है विधि विसरण, यानी डिफ्यूजन मेथड। तो याद रखना यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगा अर्थवॉर्म के अंदर, वो किस तरीके से होगा, तो वो बेटा यहाँ पे इसकी नम त्वचा से और बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन मेथड से होगा। अब इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बेटा, कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का नाम क्या है, तो उस वर्णक का नाम है जी पोरफायरिन। तो जी पोरफायरिन नाम का जो पिगमेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन बेटा क्या होगा, जो CO2 और जो ऑक्सीजन होती है, इस CO2 और ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने का जो फंक्शन करता है, तो वो कौन करेगा, ये पोरफायरिन वर्णक करेगा। क्यों करता है और ये क्यों पाया जाता है। देखो अभी अपने पीछे सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ के आए हैं कि इसके अंदर बेटा RBC एब्सेंट होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है, उस ब्लड के अंदर बेटा RBC पाई जाती है, और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 होगी बेटा, जो ऑक्सीजन होगी, उसको अपने साथ अटैच करके उसका क्या करना, ट्रांसफर करना। तो यहाँ पर RBC तो एब्सेंट है। अब RBC एब्सेंट होने के कारण अब इसके अंदर बेटा हेल्प कौन करेगा, एक्सचेंज करने के लिए जो गैसेस को, तो एक्सचेंज करने के लिए गैसेस को यहाँ पर इसकी स्किन के अंदर एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होगा, तो उसका नाम है जी पोरफायरिन पिगमेंट। तो याद रखना जी, इसके अंदर पोरफायरिन आपको पिगमेंट मिलने वाला है, वो यहाँ पर हेल्प करेगा किसके अंदर, CO2 और ऑक्सीजन जो गैसेस हैं उनके एक्सचेंज के अंदर। तो याद रखना नम त्वचा से होता है जी यहाँ पर श्वसन, और डिफ्यूजन होगा यहाँ पे, यानी विसरण विधि से होगा, और इसकी स्किन के अंदर स्पेशल टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है जी पोरफायरिन पिगमेंट। अभी आप यहाँ पे एक अर्थवॉर्म की स्ट्रक्चर देख रहे हो, जिसके अंदर आपको इसके अंदर इंटरनल पोर्शन इसका दिखाई दे रहा है। इंटरनल पोर्शन के अंदर इसकी बात करें बेटा, तो ये इसकी स्किन हो गई, जो इसकी एक तरीके से मॉइस्चराइज जो स्किन है, और यहाँ पर इसमें जो पोर्स होंगे बेटा, उनसे डिफ्यूजन मेथड्स के द्वारा क्या हो रहा है, तो देखिए CO2 यहाँ पे डिफ्यूज हो रही है आउट,
एंड ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर डिफ्यूज हो रही है, यानी अंदर की तरफ जा रही है। और अंदर बेटा ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं जी, और इन ब्लड वेसल्स के साथ क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड वेसल से बाहर से ऑक्सीजन आके इनके अंदर अटैच हो जाएगी, यानी पोरफायरिन उनको पोरफायरिन जो पिगमेंट है बेटा उनको जोड़ के और वो ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसी तरीके से पोरफायरिन जो पिगमेंट होगा वो CO2 को अपने साथ जोड़ के अटैच करके और इसको रिलीज कर देगा बाहर की तरफ। तो ये बात होगी जी अपने यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेटा। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की अपने बात की जाए बेटा, अब पढ़ते हैं इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होने वाला है जी, उत्सर्जन तंत्र जो होगा, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जी यहाँ पर आता है कि कोई भी किसी भी जीव से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे ये पूछा जाता है कि जो उसमें उत्सर्जी पदार्थ होगा बेटा उसके आधार पे वो जीव किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो अर्थवर्म है तो वो किस प्रकार का एक जीव है उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। तो बेटा यहाँ पे याद रखना ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो किसका उत्सर्जन करेगा जी, अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। तो इस कारण हम इसको क्या कहेंगे, अमोनिया उत्सर्जी जीव, यानी कि हम इसे अमीनोटैलिक बोलेंगे। इंग्लिश के अंदर इसे हम क्या बोलेंगे, अमीनोटैलिक, यानी कि अमोनिया उत्सर्जी। तो अब इसके बाद अगर बात की जाए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, तो जो स्थलीय होगा, यहाँ पे देखो केंचुआ जो है अर्थवर्म है, थोड़ा देखिए यहाँ पे एक ये वाली जो बात है आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग करेगी, तो उसके लिए विशेष ध्यान देना बेटा कि यहाँ पे जो वाटर के अंदर यानी जल के अंदर कुछ इसकी प्रजातियाँ होंगी तो वो कैसी होने वाली हैं, अमोनिया उत्सर्जी। और अगर बात की जाए बेटा स्थल पर, क्योंकि देखो मोस्टली आपने देखी होंगी प्रजातियां जो स्थल पर पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं अर्थवर्म की, तो वो यूरिया उत्सर्जी होती हैं। कैसी होंगी ये, यूरिया उत्सर्जी, यानी कि यूरियोटैलिक, यूरिया उत्सर्जी होंगी। तो याद रखना जी जो स्थलीय प्रजाति होगी, क्योंकि ज़्यादातर विशेषतः यही पूछा जाता है कि जो स्थलीय प्रजाति हो केंचुए की किस प्रकार का उत्सर्जन तंत्र उसके अंदर, तो वो होगा बेटा यूरिया उत्सर्जी, यानी कि यूरियोटैलिक प्रकार का ये। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे इसके अंदर, तो वो कौन से होंगे, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर बात की जाए बेटा तो यहाँ पे इसमें प्रेजेंट है जी नेफ्रीडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क, नेफ्रीडिया। देखिए जैसे हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस के अंदर, उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो होती है किडनी, और किडनी के अंदर भी उसकी यूनिट जो होती है वो यहाँ पर नेफ्रॉन होती है। तो देखिए ये अभी तक पूरा इसकी डेवलपमेंट नहीं हो रखी जीव की, इसलिए यहाँ पर इसमें किडनी ना हो कि यहाँ पर इसमें एक स्पेशल टाइप की यहाँ पे क्या है ऑर्गन जो पाया जा रहा है उसका नाम नेफ्रीडिया है, जिसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर बेटा देख सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जी किडनी, और उसकी एक जो स्पेशल एक जो उसकी यूनिट है जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं, तो सेम टू सेम वैसी ही ये स्ट्रक्चर है बेटा। इसके अंदर जैसे मान लीजिए हम बात करें तो ये यहाँ पर इसका एक्सिलेटेड ट्रैक हो गया ये वाला, और इसके आगे ये नेक पोर्शन आ गया इसका, और ये एक तरीके से यहाँ पर कॉन्वेंट्रल ट्यूब आ गई और ये लूप दिखाई दे रहे होंगे, सेम टू सेम वैसी ही स्ट्रक्चर है इसकी। तो अभी याद रखने वाला क्वेश्चन है जी आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जेड के हिसाब से। तो यानी उत्सर्जी जो अंग होता है वो कौन सा पाया जाता है बेटा इसके अंदर, तो वो पाया जाता है जी नेफ्रीडिया। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात करें नेफ्रीडिया जो है बेटा, इसकी बॉडी के अंदर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो नेफ्रीडिया जो पाए जाते हैं बेटा प्रथम 3 खंडों को छोड़ के, यानी कि फर्स्ट सेकंड और 3 नंबर जो होगा, पहले 3 जो खंड होंगे उनको छोड़ के सभी खंडों के अंदर जो नेफ्रीडिया होगा वो प्रेजेंट होता है जी। तो अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलें, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जी यहाँ पर जो नेफ्रीडिया है वृक्क है बेटा, तो उसके हम प्रकार पढ़ते हैं जी, वो किसके आधार पर, वो पढ़ेंगे सिक्रीशन के बेस पर, यानी स्त्राव के आधार पर यहाँ पे इसके जो प्रकार होंगे बेटा वो कितने होते हैं। तो देखिए स्त्राव के आधार पर इसके जो प्रकार होंगे बेटा वो 2 प्रकार के होंगे। तो फर्स्ट जो होगा यहाँ पे वो
अंतर्मुखी प्रकार का होगा और सेकंड जो होगा बेटा वो बहिर्मुखी प्रकार का होगा। देखिए अंतर्मुखी जो होगा बेटा वो क्या होगा, अपना जो स्राव है ना उसे क्या करेगा, अंदर की तरफ आंत में छोड़ता है। तो याद रखना बेटा जो अंतर्मुखी यहाँ पर जो नेफ्रीडिया होगा तो वो क्या करेगा, वो जो सिक्रीशन होगा उसका उसको कहाँ रिलीज करेगा, तो सिक्रीशन को रिलीज करेगा आंत के अंदर। और बेटा जो बहिर्मुखी है तो बहिर्मुखी का नाम जो है यानी बाहर की तरफ। अब इसकी अगर बात करें अंतर्मुखी की यहाँ पे, तो अंतर्मुखी जो है वो ग्रसनी और पट्टीय वृक्कक, इसके एग्जाम्पल दिए हैं बेटा। जो अंतर्मुखी हैं उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो बेटा जो ग्रसनीय वृक्क यानी कि वृक्कक होंगे और जो पट्टीय वृक्कक होंगे, तो ये दो एग्जाम्पल हैं जी यहाँ पर नेफ्रीडिया के, जो कैसे हैं, अंतर्मुखी प्रकार के हैं, अपना सिक्रीशन जो है उसको छोड़ने के आधार पर। एंड बहिर्मुखी की अगर बात करें तो बाहर की तरफ शरीर से, तो यानी कि शरीर से बेटा ये बाहर की तरफ अपने स्राव को छोड़ेगा। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कौन से होंगे, तो यहाँ पर जो इसके अंदर इंटेग्यूमेटरी जो नेफ्रीडिया हैं, यानी बेटा अद्यावर्णी बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो अद्यावर्णी जो वृक्कक हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं जी बहिर्मुखी के। तो देखिए अभी बात करें बेटा यहाँ पे, तो जो आपने अभी सिक्रीशन के बेस पे दो देखे यहाँ पे प्रकार, एक अंतर्मुखी प्रकार था, दूसरा था यहाँ पे बहिर्मुखी प्रकार। तो देखिए अभी अपने जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो दोनों प्रकार हैं बेटा, तो उसके अंदर अगर देखें ये नाम आए थे अभी कि ग्रसनीय, पट्टीय वृक्कक और अद्यावर्णी वृक्कक। तो देखिए ये इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं, क्योंकि ये बेटा बॉडी के जिस पोर्शन में पाए जाते हैं उस पोर्शन के बेस के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। तो अभी हम यही पढ़ने वाले हैं बेटा, तो इनकी जो स्थिति होती है तो ये कहाँ पर इनकी जो लोकेशन होगी, तो उस लोकेशन के बेस पर हम जो नेफ्रीडिया को कितने टाइप्स के अंदर तो यहाँ पर बांट सकते हैं। तो देखिए जो बेटा अभी टॉपिक रहने वाला है वो है अपना कि स्थिति के आधार पर, लोकेशन के बेस पे ऊपर जो नेफ्रीडिया के टाइप। तो यहाँ पे बेटा तीन टाइप के होंगे, एक होगा ग्रसनीय, एक होगा पट्टीय और एक होगा अद्यावर्णी। तो यहाँ पे बेटा आपको तीन प्रकार के क्या दिखेंगे, आपको यहाँ पे नेफ्रीडिया दिखेंगे। तो देखिए अगर बात की जाए सबसे पहले बेटा ग्रसनीय की, तो देखो ये चौथे में, पांचवें में और छठे खंड में गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होंगे। और बेटा ग्रसनी में इनकी क्या होगी, ओपनिंग होगी, यानी जो ग्रसनीय होंगे बेटा वो आंत में खुलते हैं, अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। अपने पहले उसके स्राव के बेस पे अपने उनको समझा है। तो ये एक तरीके से कैसे हैं बेटा, जो ग्रसनीय हैं ये यहाँ पे अगर बात की जाए बेटा तो ये यहाँ पे अंतमुखी हैं या अंतमुखी हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो तीन खंड है जी आपके, चौथा, पांचवा और छठा खंड है। और कहाँ इसकी ओपनिंग होती है बेटा, तो वो यहाँ पे इसकी जो ग्रसनी में ओपनिंग होगी, फेरिंग्स के अंदर ओपनिंग होगी इसकी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अपने पट्टीय की बात करें अगर, तो जो पट्टीय प्रकार के होंगे तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक पाए जाते हैं, तो देखो बेटा 15वां से लेके जो अंतिम खंड तक और अंतः खंडीय पट्टों पर प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो याद रखना यहाँ से 15वें से लेके बेटा लास्ट जो इसका सेगमेंट होगा तो वहाँ तक जो पाए जाते हैं उन नेफ्रीडिया को हम क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम पट्टीय नेफ्रीडिया या पट्टीय वृक्कक। और बेटा इसकी भी ओपनिंग कहाँ है, तो इसकी भी ओपनिंग जो होगी वो आंत में है जी। तो ये भी किस तरीके का हो गया, ये भी बेटा अंतमुखी प्रकार का हो गया। तो ये दोनों अपने एग्जाम्पल पढ़े थे पिछले, यानी कि यहाँ पे स्राव के बेस पर अंतमुखी दो प्रकार हो गए अभी आपके सामने, एक ग्रसनीय और दूसरा पट्टीय। अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा अद्यावर्णी की, तो अद्यावर्णी जो होगा वो तीसरे खंड से लेके लास्ट खंड तक, तीसरे खंड से लेके लास्ट खंड तक ये प्रेजेंट होंगे। अब बेटा इसी के बीच में अगर बात सोचोगे आप, ये वाले भी आ गए। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो बेटा अद्यावर्णी जो होंगे और पट्टियाँ होंगे ये दोनों प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना बेटा ये तीसरे खंड से लेके लास्ट खंड तक रहने वाले हैं जी अद्यावर्णी। और इनकी जो ओपनिंग होगी बेटा वो शरीर की सतह से बाहर होगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा,
यानी कि इसकी जो बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, और इसका जो सिक्रीशन है बेटा वो बाहर छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से अगर अद्यावर्णी की बात करें तो ये कैसे होंगे, ये होंगे बेटा बहिर्मुखी प्रकार के। तो याद रखना ये किस प्रकार के होंगे, तो ये होंगे जी बहिर्मुखी प्रकार के। अब देखें उसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात की जाए तो अभी डायग्राम है आपके सामने यहाँ पे इन सभी का। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए सबसे पहले बेटा जो फ्रिंगल नेफ्रीडिया है, फ्रिंगल नेफ्रीडिया का मतलब जो ग्रसनीय वृक्क है यहाँ पर। तो ग्रसनीय वृक्क जो चौथे पांचवें छठे खंड के अंदर यहाँ पे एक बंच टाइप से दिखाई देंगे। तो बेटा यहाँ पे तो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये क्या उनसे हो गए गुच्छे के रूप में। तो ये चौथे पांचवें और छठे खंड के अंदर बेटा चौथा पांचवा और जो छठा खंड है ये आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं नेफ्रीडिया कौन से हो गए जी, ग्रसीय या फिर फ्रिंगल नेफ्रीडिया। उसके बाद अगर बात की जाए बेटा यहाँ पे जो सेकंड, तो सेकंड अगर देखें तो ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। तो इंटेगुमेंट्री जो नेफ्रीडिया यहाँ पे बेटा ये कौन से हो गए, ये आपके ये तीसरे प्रकार के जो अद्यावर्णी प्रकार है, इंटेगुमेंट्री टाइप है। तो ये यहाँ पे तीसरे से लेके बेटा जो लास्ट खंड तक प्रेजेंट होंगे और आपको ये छोटे छोटे इस तरीके से इसमें दिखाई देंगे जी। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात करें बेटा सेप्टल नेफ्रीडिया यानी कि पट्टीय वृक्क। सेप्टल किससे बोलेंगे, पट्टीय को। तो सेप्टल जो नेफ्रीडिया है बेटा वो कहाँ पे हैं, 15वें से लेके लास्ट खंड तक हैं। तो यहाँ पर जो सेप्टल होंगे ये देखिए 15वें खंड से ये रेड वाले, तो ये 15वें से लेके और लास्ट खंड तक ये चलेंगे जी सेप्टल। ठीक है, तो ये हो गया जी अपने यहाँ पर जो नेफ्रीडिया की जो लोकेशन है बेटा, उसके आधार पे इसके प्रकार जो 3 प्रकार अभी आपने देखे, नंबर 1 ग्रसनीय है, नंबर 2 पट्टीय और नंबर 3 यहाँ पर अद्यावर्णी। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की अपने बात की जाए बेटा, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इसका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो इसके अंदर जो तंत्रिका तंत्र होगा तो वो कैसा होगा बेटा, तो इसके अंदर तंत्रिका तंत्र जो होगा वो एक तरीके से कहें तो थोड़ा विकसित टाइप का ही है। और इसमें देखिए तो इसके जो तंत्रिका तंत्र के जो भाग हैं बेटा वो कैसे होंगे, तो कितने होंगे, तो इसके बेटा भाग हैं जी 3। यानी तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं यहाँ पे, इसमें नर्वस सिस्टम के तो 3 भाग होंगे। फर्स्ट हो गया यहाँ पे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है इसका। सेकंड अगर बात करें बेटा तो इसका आ गया जी परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड नेक्स्ट अगर लास्ट बात करें हम 3 नंबर की, तो वो हो गया जी यहाँ पर स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में ANS बोल देंगे। तो अभी इनकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना बेटा, CNS, PNS एंड ANS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड है जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए अभी यहाँ पे बेटा अगर बात की जाए जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है तो और इसके जो दूसरे बेटा परिधीय और स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र होंगे, तो अभी आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आप बेटा इसके ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है अभी आपको, ये क्या है यहाँ पे इसका, ये तंत्रिका तंत्र का एक पोर्शन दे रखा है और ये सेगमेंट दे रखे हैं 1 2 बेटा, ये 3 पोर्शन, ये 4 नंबर पोर्शन। तो अभी आप यहाँ पे बेटा ये जो 3 और 4 नंबर जो सिस्टम देख रहे हो जो सेगमेंट का, ये अंदर की तरफ, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, तो देखिए बेटा ये एक तरीके से आपको गैंग्लिया दिखाई दे रहे हैं ये वाले। तो यहाँ पे आपको जो गैंग्लिया दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर सेरेब्रल गैंग्लिया यानी कि इनको आप बोल सकते हो सुप्राफ्रिंगल गैंग्लिया। तो इसको बेटा सुप्राफ्रिंगियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रसनीय भाग में स्थित है। तो ग्रसनीय भाग में स्थित है, तो याद रखना यहाँ पे तीसरा और चौथा सेगमेंट देख रहे हो आप, इस दोनों में बेटा यहाँ पे देखें तो 2 गैंग्लिया आपस में अटैच होके ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसकी स्ट्रक्चर बेटा किस टाइप की है, तो ये स्ट्रक्चर रिंग टाइप की है जी। यानी आपको एक वलय जैसी संरचना दिखाई दे रही है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर है बेटा, ये यहाँ पे इसका क्या है,
तो ये है जी इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसे हम CNS बोलते हैं। तो इसका तीसरा और चौथा खंड है बेटा, उसमें दो गैंग्लिया आपस में जुड़ के इसके एक नर्व रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नर्व रिंग बोल सकते हैं, यानी तंत्रिका वलय कहेंगे हिंदी के अंदर इसको। और ये किसका निर्माण कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये एक तरीके से इसका क्या हो चुका है जी, ये इसका ब्रेन हो चुका है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही, तो ये जो आपको नीचे की तरफ एक नर्व कोड दिखाई दे रहा है, ये वाला बेटा, ये नर्व कोड जो दिखाई दे रहा है, ये भी किसका पार्ट रहने वाला है, तो ये भी बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट रहने वाला है। तो देखिए अभी आगे नेक्स्ट सबसे पहले इसकी बात करेंगे बेटा, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बेटा देखा जाए तो अभी आपने देखा ही उस डायग्राम में, जो 3 नंबर एंड 4 नंबर जो वहाँ पे सेगमेंट था, तो उसके अंदर आपने नर्व रिंग देखा जो एक ब्रेन की तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। तो अभी आप ये देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर भी, तो ये एक ब्रेन है जी यहाँ पे, जो आपको ये दो गैंग्लिया यहाँ पे दिखाई दे रहे थे जो आपस में अटैच, और एक रिंग फॉर्मेशन कर रही है यहाँ पर। तो ये रिंग लाइक जो आपको यहाँ पे पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो इसका जो फंक्शन होगा वो किसके जैसा होगा, तो ये सेम टू सेम ब्रेन लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर होगी इसकी, जिसे हम नर्व रिंग के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया इसका पोर्शन। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर आपको ये नर्व कोड दिखाई दे रहा है, जिसमें जगह जगह कुछ गांठों जैसी स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रही है आपको, जिनको हम गैंग्लिया बोलेंगे। तो ये भी किसके अंदर रहेगा, तो ये भी पार्ट रहेगा जी यहाँ पे सेंट्रल नर्व सिस्टम में। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें एक तंत्रिका वलय यानी नर्व रिंग, और अदर तंत्रिका रज्जु यानी नीचे की तरफ पाया जाने वाला ये जो नर्व कोड होगा, इसका तंत्रिका रज्जु होगा, वो किस में आएगा, तो वो आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर आने वाला है जी। और नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे बेटा अपने, तो अभी आप पीछे वैसे समझ के आए हो, दोबारा फिर से आप थोड़ा रिवाइज कर लो इसे, कि तंत्रिका रज्जु बेटा आपस में मिलके क्या करेगा, एक तंत्रिका वलय का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे ये तंत्रिका रज्जु आ रहा है ना, ये दोनों साइडों से बेटा एक ये रहा, दोनों आपस में जुड़ के यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा ये कर रहे हैं तंत्रिका जो वलय नर्व रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जो नर्व रिंग है उसकी लोकेशन कौन सी होती है जी, लोकेशन जो होगी बेटा वो होगी 3 और 4 नंबर जो सेगमेंट है यहाँ पे, तीसरा और चौथा जो खंड है बेटा अर्थवोम के अंदर, तो वो वहाँ पे उसकी नर्व रिंग पाई जाती है। हम कह सकते हैं तो एक दिमाग है उसका या ब्रेन है वहाँ। और इसके बाद अगर नेक्स्ट अपने 2 नंबर टॉपिक के पर चलें, तो अभी बात करते हैं PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी प्रीदीय जो तंत्रिका तंत्र इसका बेटा। तो प्रीदीय जो तंत्रिका तंत्र होगा तो उसके अंदर बेटा नर्व रिंग जो है वह तंत्रिका रज्जु से, यानी नर्व रिंग और तंत्रिका रज्जु यानी नर्व कोड, उससे जो बेटा निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं ना, वो आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन करती हैं, तो वो करती हैं जी PNS का, यानी कि ब्रेन हो गया। उसके बाद बेटा अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये नर्व कोड हो गया, और इस नर्व ये दोनों पोर्शन तो CNS कहलाएंगे, ये दोनों पोर्शन क्या कहलाएंगे, ये बेटा CNS कहलाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो इसके साइडों से यानी कि जो नर्व कोड है ना आपको दिखाई दे रहा, इससे बेटा, और ये जो आपका नर्व रिंग है इस भाग से, तो ये जो साइडों के अंदर निकलने वाली जो यहाँ पे नर्व्स होंगी, उन नर्व्स को हम क्या कहने वाले हैं, तो नर्व्स को हम पेरिफेरल नर्व्स कहने वाले हैं। और ये जो पेरिफेरल नर्व्स आपस में मिलके कौन से प्रकार के नर्व सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, तो ये करता है जी PNS पेरिफेरल नर्व सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए अभी अगर बात करें अपने नेक्स्ट यहाँ पे बेटा, तो जो 8वां और 10वां यानी कि जो जोड़ी तंत्रिकाएं निकल कर बेटा, यानी आपसे 8 यानी 10 तक जो जोड़ी तंत्रिकाएं निकल के क्या करेंगी, प्रोस्टोमियम और इसके बाद फेरिंग्स, और जो बॉडी वॉल है बेटा
उसमें जाती हैं। तो याद रखना बेटा 8 से लेके और 10 जोड़ी तंत्रिकाएं जो होंगी, क्योंकि अभी जो अपने बात की है बेटा, एक बार मैं दोबारा और इसे ड्रॉ करता हूँ कि जैसे मान लो ये पोर्शन है बेटा जो आपका नर्व रिंग और ये नर्व कॉर्ड, और इस नर्व कॉर्ड से बेटा जो साइडों के अंदर यहाँ पे इस तरीके से, और इस नर्व रिंग से भी बेटा ये जो रेड पोर्शन के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, जो नर्व्स दिखाई दे रही हैं वो कितनी उनकी अमाउंट, तो उनकी अमाउंट है जी 8 से 10 जोड़ी, यानी 8 से 10 पेयर यहाँ पे तंत्रिकाएं निकलेंगी और वो परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS का फॉर्मेशन करती हैं, जो कहाँ कहाँ तक वो जाती हैं, तो प्रोस्टोमियम में, फेरिंग्स में और बॉडी वॉल के अंदर। और इसमें बेटा 2 टाइप की यहाँ पर आपको नर्व्स दिखने वाली हैं, वो कौन कौन सी, तो नंबर 1 मोटर नर्व एंड नंबर 2 यहाँ पर सेंसरी नर्व। तो 2 प्रकार की आपको यहाँ पे नर्व दिखेंगी, मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व। अब देखो बेटा जो मोटर नर्व होती है, सेंसरी नर्व होती है, थोड़ी सी बात मैं इसकी भी बता दूं आपको। जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर बात करें बेटा, तो हमारा जो ब्रेन है, और हमारा जो ब्रेन है तो वो एक सेंट्रल नर्व सिस्टम का हिस्सा है। इसके बाद हमारा नर्व कॉर्ड होता है, वो भी सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है। अब हमारे शरीर में जब कभी चोट लगती है या फिर हम किसी भी चीज़ को अगर महसूस करते हैं, तो जो भी सेंसिटिविटी होगी हमारी, उसको जब हम अकीव करेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी जो नर्व सिस्टम के द्वारा हमारे ब्रेन तक जाएगी, और हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसके ऊपर अपोजिट रिएक्शन करेगा और वो अपना जो सिग्नल होंगे उन सिग्नल को उस पार्टिकुलर जगह तक प्रोवाइड करवाएगा। तो उस पार्टिकुलर जगह तक प्रोवाइड करवाने के लिए बेटा जो यहाँ पर आपको नर्व्स चाहिए, वो कौन सी चाहिए, वो होती है यहाँ पे मोटर नर्व। यानी कि मोटर नर्व जो होगी वो ब्रेन से एक स्पेशल ऑर्गन्स तक क्या करेगा, नर्व अपने जो भी नर्व इम्पल्स है उसकी सप्लाई करता है। और सेंसरी जो नर्व्स हैं उसका फंक्शन क्या होगा, तो किसी ऑर्गन से जो भी सेंस होंगे उसे कहाँ तक पहुँचाना, उसे पहुँचाना ब्रेन तक। तो ये हो गए जी यहाँ पर केंचुए के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर भी यहाँ पे 2 प्रकार की क्या रहने वाली हैं जी, नर्व्स रहने वाली हैं। अब इसके बाद हम 3 नंबर की बात करेंगे जी, जो इसका नर्वस सिस्टम है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ANS, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है जिसे हम शॉर्ट में ANS बोलते हैं बेटा, तो ये तंत्रिका तंत्र जो है वो आंतरिक अंगों बेटा, तो आंतरिक जो अंग हैं इसके उसके, और बेटा इसके अलावा अगर बात करें तो इसका जो आहार नाल होती है, इसकी एलिमेंट्री जो कैनाल होगी इसकी, तो उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये क्या होगा आपको दिखाई देगा, यानी फैला रहता है। अब देखें इसके अंदर बेटा जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के जो सेंसरी ऑर्गन्स की अगर बात की जाए, तो सेंसरी ऑर्गन्स यानी जो स्वेदी अंग होंगे तो वो कौन कौन से हैं। तो देखें सबसे पहले देखिए आंखें जो हैं, आइज़ हैं बेटा, वो यहाँ पर नहीं पाई जाती। तो अर्थवॉर्म में याद रखना जी आइज़ जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात करें बेटा, तो जो केंचुआ है, अर्थवॉर्म है, वो क्या करेगा, वो सेंस लेता है अपनी बॉडी के अंदर, उसमें सेंसरी पार्टिकल्स होंगे, उनसे वो सेंस लेगा, उसी से वो क्या करेगा, उसके अंदर जो अगर बात करें गमन की जो क्रिया होती है उसी कारण हो पाती है, और वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसके, उन्हीं से सब कुछ अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को करता है। तो देखिए अब जैसे हम यहाँ पर बात करें कि जो प्रकाश है उसकी जो तीव्रता है उसमें अंतर के लिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो बेटा इसमें एक प्रकाश ग्राही पाया जाता है। तो प्रकाश ग्राही यानी लाइट रिसेप्टर यहाँ पे क्या करेगा, तो लाइट जो होगी उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इससे इसको ये भी पता लगेगा कि अगर मान लो गर्मी ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को यानी कि जो टेम्परेचर है वो डाउन करने के लिए उस लोकेशन के अंदर चला जाएगा जहाँ पर जो लाइट है वो क्या हो, कम पड़े। तो इस तरीके से अपनी बॉडी को ये सर्वाइव भी कर पाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात करें बेटा स्पर्श के लिए, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, स्पर्श ग्राही पाया जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो रसायन ज्ञान के लिए, रसायन ज्ञान जो भी केमिकल्स होंगे बेटा उसके ज्ञान के लिए, यानी कि जो स्वाद वगैरह है, तो उसके लिए क्या पाया जाएगा, इसमें
तो स्वादग्राही पाई जाएगी इसमें। तो ये तो हो गए जी इसके सेंसरी ऑर्गन्स। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, यानी कि जो केंचुए का जो जनन तंत्र है वो कैसा है। तो केंचुआ बेटा अगर देखें तो केंचुए के अंदर बात की जाए तो मेल और फीमेल दोनों पोर्शन एक में ही होते हैं। तो इस तरीके से केंचुआ कैसा हो गया बेटा, एक द्विलिंगी प्राणी हो गया। यानी कि जब द्विलिंगी किसको बोला जाता है, द्विलिंगी तब बोला जाता है जब उसके अंदर दोनों ही चीज़ें एक ही बॉडी के अंदर पाई जाती हों। तो यहाँ पे बेटा मेल और जो फीमेल है वो क्या होंगे, आपको एक साथ देखने को मिलेंगे इसके अंदर। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे बात की जाए फर्टिलाइजेशन की, और तो फर्टिलाइजेशन जो होगा यहाँ पर वो स्वयं निषेचन नहीं होगा इसमें बेटा, वो क्या होगा यहाँ पे पर निषेचन होगा। और बेटा यहाँ पे अगर इसके जो जनन की अगर बात की जाए तो ये खुद जनन अपने आप में जनन नहीं कर सकता, तो इनके अंदर दो केंचुओं की जरूरत पड़ेगी। यानी इनमें बेटा जो जनन होने वाला है वो कैसा होगा, तो वो एक तरीके से लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा इनके अंदर। देखिए द्विलिंगी होते हुए भी केंचुआ कैसा जनन करता है, तो वो करेगा जी लैंगिक जनन यहाँ पे। तो याद रखना जी केंचुआ जो प्राणी है वो अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे तो वो बेटा द्विलिंगी है, नर मादा एक साथ पाए जाते हैं। बट अगर जनन की बात करें तो यहाँ पे बेटा जो जनन होगा वो लैंगिक जनन ही इसमें देखने को मिलता है। अब इसका कारण क्या है, यानी कि इसमें जो लैंगिक जनन बेटा जो पाया जाता है तो इसका क्या कारण है, इसका क्या कॉजेज है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह जी जो इसके अंदर जो मेल पार्ट होगा तो पहले विकसित हो जाता है। तो देखिए मेल पार्ट जो होगा पहले विकसित हो जाता है बेटा, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं पुपूर्वता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्रोटेंडरी पुपूर्वता। यानी बेटा जो नर भाग है उसका पहले विकसित हो जाना किससे, मादा भाग से। तो जो मेल पार्ट है बेटा वो फीमेल पार्ट से पहले डेवलप हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्रोटेंडरी पुपूर्वता। तो केंचुए के अंदर अर्थवॉर्म के अंदर आपको प्रोटेंडरी अवस्था देखने को मिलती है, जिस वजह से यहाँ अपने आप इनके अंदर जनन संभव नहीं है एक ही केंचुए में, इसलिए यहाँ पर दो केंचुओं को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो देखिए ये वजह होगी इसकी क्लियर अपने। अब इसमें जो निषेचन जो क्रिया होगी बेटा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से याद रखना बेटा। तो निषेचन की क्रिया है बेटा वो मैथुन के बाद, यानी मैथुन होने के बाद कहाँ पर पूरी होगी। तो मैथुन होने के बाद जो निषेचन की क्रिया बेटा वो कहाँ पूरी होती है, वो कोकून के अंदर पूरी होती है। ठीक है, तो कोकून जो होता है बेटा अभी आपने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि इसके अंदर जो 14 नंबर 15 नंबर और 16 नंबर बेटा जो पार्ट थे इसके 3 सेगमेंट जो 14 15 और 16, इन तीनों सेगमेंट्स को मिला के हम बोलते हैं जी क्लाइटेलम। तो जो क्लाइटेलम है बेटा, तो क्लाइटेलम का काम क्या था, क्लाइटेलम का काम था बेटा यहाँ पे कोकून फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे जो वो कोकून फॉर्मेशन का काम करेगी, तो याद रखना बेटा ये वहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन चुका है, क्लाइटेलम का फंक्शन क्या है, तो कोकून का निर्माण करना। क्लाइटेलम कौन से सेगमेंट्स अगर देखें उसके, तो कौन से सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो क्लाइटेलम हो गया। वो किसको बोलेंगे, 14 15 और 16 नंबर जो सेगमेंट है एक साथ जुड़े हुए रूप में पाए जाते हैं और एक ही सेगमेंट लगता है जिसे हम क्लाइटेलम बोलते हैं। जो एक स्त्राव निकालता है वो स्त्राव क्या करेगा, कोकून का फॉर्मेशन करता है। तो कोकून के अंदर बेटा निषेचन की क्रिया पूरी होती है। अब व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन होता है जी जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं, यानी कि नर और मादा युग्मकों का आपस में संलयन, तो वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, यानी फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो वो क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे इसका जो नर जनन छिद्र है, अभी पिछला जैसे अभी देखा आपने कि इसके अंदर जो निषेचन अगर देखें तो वो एक तरीके से बाह्य निषेचन है। अगर पहले थोड़ी निषेचन की मैं और थोड़ा आपको टॉपिक बता दूं, तो निषेचन यहाँ पर कैसा बेटा, वो एक बाह्य निषेचन है।
तो बाह्य निषेचन क्यों कहेंगे, क्योंकि बेटा वो कोकून के अंदर होता है और कोकून इसकी बॉडी से बाहर जाएगा। अब कोकून जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर मेल और फीमेल जो गैमीट थे वो आपस में फ्यूज़ होंगे किसके अंदर, कोकून के अंदर। तो इसलिए कैसा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है, वो है एक तरीके का बाह्य निषेचन बेटा, ये भी याद रखना। अब इसमें जो नर जनन छिद्र है बेटा, तो उसकी बात अगर की जाए वो कौन से खंड में होता है, 18वें खंड में। और मादा जनन छिद्र की अगर बात की जाए तो वो बेटा 14वें खंड में पाया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो देखो नर और मादा दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट है। नर 18वें खंड में है, मादा 14वें खंड में है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक द्विलिंगी हो गया प्राणी, द्विलिंगी प्राणी हो गया ये। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी आप यानी कि इसमें जो निषेचन है वो कैसा है, वो एक तरीके से लैंगिक जनन कर पाता है ये। अब इसके अंदर अगर बात की जाए बेटा जो वृषण है, तो इसके अंदर 2 जोड़ी वृषण मिलते हैं जी, 10वां और 11वां जो खंड होता है यहाँ पे, उसके अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, इसके टेस्टिस मिलने वाले हैं, वृषण मिलने वाले हैं। और ये बेटा छोटे, सफ़ेद और पालीदार होते हैं। पालीदार का मतलब लोब्स लाइक इसकी स्ट्रक्चर होगी बेटा, तो इसलिए इसको पालीदार बोला जाता है। तो देखिए कितने जोड़ी यहाँ पर आपको वृषण दिखते हैं बेटा, तो 2 जोड़ी। कौन कौन से सेगमेंट में दिखते हैं, तो 10 नंबर और 11 नंबर जो सेगमेंट है बेटा, उसके अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, 2 जोड़ी इसके वृषण देखने को मिलते हैं। इसके बाद बेटा अगर बात की जाए अंडाशय की, तो अंडाशय यहाँ पे कितने होंगे, तो बेटा 1 जोड़ी जो 13वें खंड में पाया जाता है, और ये सफ़ेद और अंगुलिकाकार होता है। कैसा होगा ये, सफ़ेद और अंगुलिकाकार। अब इसके बाद बेटा शुक्राशय की बात करें तो शुक्राशय यहाँ पर क्या होंगे बेटा, तो 2 जोड़ी 11वें और 12वें खंड में, और बड़े होंगे बेटा, और ये सफ़ेद रंग के होंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर बात करें बेटा शुक्रग्राही का, देखो ये वाले जो भी टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे, अच्छी तरह इनके सेगमेंट्स के नाम याद रखना कि कौन सा इसमें ऑर्गन्स कौन से सेगमेंट में मौजूद होता है। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। तो शुक्रग्राही का बेटा अगर देखी जाए तो वो यहाँ पे 4 पेयर होती है, 4 जोड़ी होती है। तो देखिए 4 जोड़ी कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होती है वो, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5वां छठा, छठा 7वां, 7वां 8वां और 8वां 9वां। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे मान लीजिए अगर बात करें हम यहाँ पे, ये जैसे 5वां सेगमेंट, ये छठा सेगमेंट, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये अगर बात करें बेटा, ये यहाँ पे मैंने सेगमेंट बना दिए हैं। और इन सेगमेंट्स के अंदर अगर देखा जाए तो इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, तो 5वां छठा यानी कि इसकी लोकेशन बेटा यहाँ पर होगी, 5वें और छठे दोनों के अंदर। इसी तरीके से छठे 7वें, 7वें 8वें और 8वें 9वें। तो देखिए अभी आपके सामने यहाँ पर 4 पेयर हो गए, 4 जोड़ी यहाँ पर क्या हो चुकी है, शुक्रग्राहिका जो स्पर्मेथिका वो हो चुकी है यहाँ पे। इनका काम क्या बेटा, शुक्राणु और शुक्र द्रव्य को क्या करना, यहाँ पर स्टोर करने का काम करती हैं ये। अब है बेटा नेक्स्ट अगर बात करें अंडवाहिनियाँ, तो अंडवाहिनियाँ जो होंगी बेटा वो कितनी है, 1 जोड़ी। और अगर देखें तो आपस में मिलके क्या करती हैं, एक मादा जनन छिद्र का निर्माण करेंगी आगे जाके, और वो कहाँ खुलेगा, तो वो 14वें खंड के अंदर खुलेगा बाहर की तरफ। तो याद रखना बेटा अंडवाहिनियाँ जो होंगी वो कितनी होंगी, 1 जोड़ी होंगी, आपस में दोनों जुड़ के एक ही जगह पर एक पोर्स के द्वारा बाहर खुलेंगी। उस पोर जो होगा वो कहाँ कौन से सेगमेंट में पाया जाएगा, वो 14 नंबर सेगमेंट के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम मादा जनन छिद्र बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पे, तो आप इस डायग्राम के अंदर स्पर्मेथिका यानी शुक्रग्राहिका बेटा देख सकते हो। अभी तक जो अपने पीछे बात की है बेटा कि इनके अंदर कुछ ऑर्गन्स की मैंने यहाँ पे आपको सेगमेंट बताए हैं, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी उनमें से आपका जेट के अंदर जो क्वेश्चन है वो निकलने वाला है। अभी हम ना यहाँ पे जो नर जनन तंत्र और जो मादा जनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों को अलग अलग तरीके से हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। अब पहले उसमें मेल का भी और फीमेल का दोनों का कंबाइंड रूप से आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो बताया गया है।
जो जेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम मेल और फीमेल को जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे बेटा स्टार्ट करेंगे नर जनन तंत्र जो है उसके अंदर भाग उसके। तो देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये क्या है इस डायग्राम में, तो ये बेटा स्पर्मेथिका यानी कि शुक्र ग्राहिकाएँ हैं। तो यहाँ पे इनकी टोटल अगर अमाउंट देखें तो 4 जोड़ी अपने पीछे इनको पढ़ के आए हैं। तो देखिए इसमें जो वृषण थे बेटा वो कितने थे, 2 जोड़ी 10वें और 11वें खंड में, छोटे सफ़ेद और पालीदार। वृषण कोश है बेटा वो कैसा होगा, 1 जोड़ी, क्योंकि दोनों वृषण को ऊपर से कवर करके रखेगा तो वो सिर्फ 1 जोड़ी होगा, क्योंकि 2 जोड़ी अगर वृषणों की संख्या है यानी टोटल 4 हैं तो यानी 1 जोड़ी के अंदर यानी 2 होगी, तो दोनों को क्या करेगा, 2 को आपस में जोड़ के रखेगा ये। तो ये 10वें और 11वें खंड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेटा शुक्राशय जो होगा उसकी कितनी संख्या होगी, तो 2 जोड़ी। और ये कौन कौन से सेगमेंट होगा, तो 11वें और 12वें खंड में बेटा, और ये बड़े होंगे और सफ़ेद रंग के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो शुक्र जो वाहिका है यानी कि वासा डिफरेंशिया जो है वो कितनी होगी, तो ये भी कितनी रहने वाली है बेटा, तो ये भी 2 जोड़ी होंगी यहाँ पर। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 2 जोड़ी। तो कौन कौन से में, जैसे 10वां 11वां से लेके 18वें खंड तक ये पाए जाते हैं जी। नेक्स्ट अगर देखें बेटा तो यहाँ पर स्पर्मी जो डकल फनल पाई जाती है कि शुक्राणु कीप बोलते हैं, तो वो जो शुक्राणु कीप होगी उसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या बेटा 2 जोड़ी होगी। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो 10वें और 11वें खंड के अंदर ये पाई जाती है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो इसमें बेटा नर जनन तंत्र के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपको देखने में को मिलेगी, जिसकी अमाउंट है जी 1 जोड़ी यानी कि 2। तो 16वें 17वें के अंदर 1 जोड़ी और नेक्स्ट 20वें 21वें के अंदर। तो देखिए अगर बात की जाए बेटा 16वें 17वें से लेके 20वें 21वें खंड तक जो पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होगी आपको दिखाई देगी, वो क्या दिखाई देगी, प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई देगी। उसके बाद इसकी असेसरी जो यहाँ पर ग्लैंड्स होंगी, सहायक ग्रंथियाँ होंगी बेटा, तो सहायक ग्रंथियाँ यहाँ पे कितनी रहने वाली हैं, 2 पेयर 2 जोड़ी 17वें और 19वें खंड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो कॉमन प्रोस्टेटिक जो डक्ट होगी यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव जो होगा उसको ले जाने वाली, तो बेटा उसकी जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 1 जोड़ी, जो कौन से खंड में, 18वें खंड के अंदर। अब इसमें बेटा नेक्स्ट अपने बात करें मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये वाला, नर जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है, तो 18वें खंड के अंदर नर जनन छिद्र देखने को मिलता है। तो देखिए अभी जो पीछे आपने टॉपिक पढ़ा वो किसका था, वो नर जनन तंत्र का। अभी हम मादा जनन तंत्र के भाग देखेंगे और उसके बाद हम डिटेल्स के उसके दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि डायग्राम के अंदर कौन सा पार्ट किसके अंदर किस तरीके से पाया जा रहा है। तो सबसे पहले देखें बेटा मेन जो पोर्शन होता है मादा जनन तंत्र का वो है अंडाशय, ओवेरी। तो ओवेरी जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 1 पेयर। तो 1 पेयर ओवेरी है वो 13वें खंड में पाई जाएगी। तो कौन से खंड में मिलेगी आपको यहाँ पे, तो 1 जोड़ी होगी और भी वो 13वें खंड के अंदर। और इस ये होगी वाइट कलर की बेटा, और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी कैसी होगी, अंगुली का आकार, यानी फिंगर लाइक इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो अंडाशय के ऊपर कीपनुमा भाग होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय कीप बोलते हैं बेटा। तो इसकी अमाउंट कितनी होगी, तो 1 जोड़ी यहाँ पे जो अंडाशय के ऊपर अंडाशय कीप पाई जाती है जो ये रहने वाली है, और ये भी कहाँ मिलेगी आपको, 13वें खंड के अंदर। तो दोनों याद रखना जी, अंडाशय और अंडाशय जो कीप है दोनों 1 जोड़ी है, दोनों की लोकेशन कौन सी है, 13वां खंड। अब है उसके बाद अंडवाहिनियाँ जो ओवम को आगे लेके जाने वाली जो यानी कि डक्ट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनियाँ बोलते हैं बेटा। उसकी अमाउंट कितनी होती है, तो उसकी अमाउंट भी 1 जोड़ी होती है, वो 13वां और 14वां जो खंड है उसके अंदर यहाँ पे पाई जाएगी।
आपस में मिलके ना ये मादा जनन छिद्र के रूप में बेटा 14वें जो खंड के अंदर बाहर खुलती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें बेटा वह इम्पोर्टेंट जो टॉपिक तो वो है जी मादा जनन छिद्र। तो वो कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे 14 नंबर जो सेगमेंट है उसके अंदर देखने को मिलेगा, छिद्र के रूप में बाहर खुलेगा। अब बेटा इसमें ये पहले भी अपने टॉपिक हो चुका है शुक्रग्राही का। मैंने बताया था आपको जो आपके जेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने पिछले कर ही लिए हैं। अब हम मेल और फीमेल के अलग अलग लेवल पे हम बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं दोनों को। तो इसलिए ये जो पार्ट है शुक्रग्राही का एक तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होगा, क्योंकि शुक्राणुओं को इसने स्टोर करने का काम करना है। तो देखिए 4 जोड़ी, वही 5वां छठा, छठा 7वां, 7वां 8वां और 8वां 9वां खंड जो होगा उसके अंदर पाया जाएगा। और इसका जो फंक्शन है बेटा वो क्या काम करती है, तो शुक्राणुओं को जो और शुक्राणु जो द्रव्य होगा उन दोनों को स्टोर करने का जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, वो शुक्रग्राहिका का होता है। देखिए अभी आपके सामने बेटा डायग्राम है जिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को देख पाओगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ नंबर 1 जो स्पर्मेथिका है, यानी जो बेटा शुक्रग्राहिका है। तो आपको यहाँ पे ये देखो 5 नंबर से लेके 9 नंबर तक जो सेगमेंट के अंदर आपको यहाँ पे 4 पेयर जो दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर्स ये वाली, ये क्या हैं, तो ये स्ट्रक्चर है बेटा स्पर्मेथिका यानी कि शुक्रग्राहिका। तो ये शुक्रग्राहिका है जी, जो काम क्या करती है, शुक्राणुओं का और शुक्र द्रव्य का स्टोर करने का काम करती है। अब देखिए उसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात करें यहाँ पे बेटा, तो ये वाला सेकंड पोर्शन यहाँ पे जो है, यानी जो टेस्टिस है वो टेस्टिस सेक के द्वारा, यानी कि ऊपर से टेस्टिस सेक से यानी कि अटैच है, यानी टेस्टिस है और टेस्टिस सेक भी दोनों। तो देखिए भाई यहाँ पर आपको जो 4 पेयर तो क्या मिलते हैं बेटा, जो वृषण देखने को मिलते हैं और उनको ऊपर से कवर करता है जो, तो वो 1 पेयर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा टेस्टिस सेक यानी वृषण कोश। वृषण की संख्या 4 जोड़ी और वृषण कोश की संख्या आपको 1 जोड़ी यहाँ पर मिलने वाली है। और ये बेटा यहाँ पे आप ऊपर की तरफ इसके एक फनल लाइक स्ट्रक्चर देखोगे जिसको हम स्पर्मेड्यूल या स्पर्मेडिकल फनल बोलते हैं, जो यानी कि अपने देखें तो जो वृषण एक कीप है, कीप नुमा जो भाग दिखाई दे रहा है, तो इसे हम यहाँ पर स्पर्मेडिकल जो फनल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर बेटा इसके अंदर सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। और ये आ गया जी अभी ओवेरी पार्ट बेटा, अंडाशय भाग, ओवेरी भाग जो एक मादा का भाग है। अब इसके बाद इसके अंदर बेटा एक ओवेरियर जो फनल होगी, जो अभी मैंने कहा था कि अंडाशय और अंडाशय जो कीप है बेटा, तो वो दोनों 13वें खंड में पाए जाते हैं। तो देखिए 13 नंबर खंड के अंदर आपको अंडाशय और अंडाशय कीप, देखो इसके अंदर जो छिद्र हैं दोनों ये वाले, तो यहाँ ओपनिंग हो रही है इसकी। तो ये दोनों यहाँ पर कौन से सेगमेंट में मिल रहे हैं आपको, तो 13 नंबर सेगमेंट के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं जी। अब वासा जो डिफरेंशिया है, जो ये वाले वासा डिफरेंशिया जी दोनों तरफ आप देख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट सहायक जो ग्रंथियाँ बेटा, एसेसरी ग्लैंड देख रहे हो, ये वाली एसेसरी जो ग्लैंड्स है बेटा, ये जो 17वां जो आप खंड देख रहे हो, उसके बाद ये 19वां खंड देख रहे हो आप, तो उसके अंदर आपको ये दिखाई दे रही जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं, ये 17वें 19वें में एसेसरी जो ग्लैंड्स हैं, सहायक ग्रंथियाँ। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो बेटा, प्रोस्टेट जो ग्रंथि, तो ये देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी, ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो 17वां 18वां 19वां 20वां जो खंड है, आपको यहाँ तक काफ़ी लंबी फैली हुई स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है बेटा ये। तो ये क्या आ गई, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गई। तो देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये मेल और फीमेल दोनों के जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो वो इसके अंदर पूरे डायग्राम के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं विद द उनके सेगमेंट वाइज यहाँ पे। इसके बाद अब नेक्स्ट अपने देखेंगे कि जो शुक्रग्राहिका है बेटा, यानी कि स्पर्मेथिका, वो किस तरीके की दिखाई देती है। तो देखिए
ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली स्ट्रक्चर, ये किसकी स्ट्रक्चर है? तो ये बेटा शुक्रग्राहिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्मेथिका। तो स्पर्मेथिका की स्ट्रक्चर है, जिनकी अमाउंट कितनी होती है? 4 पेयर, 4 जोड़ी। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स देख लीजिए बेटा। तो ये क्या काम करती है? ये काम करती है यहाँ पे शुक्राणु और शुक्राणु द्रव्य का स्टोर करना। तो इस तरीके से इसके अंदर ये शुक्राणु और शुक्राणु जो द्रव्य होगा दोनों को स्टोर कर लेती है इस पोर्शन के अंदर, जो इसका एम्पुला पार्ट है, फूला हुआ भाग है ना, इसको एम्पुला पार्ट बोलेंगे। तो इस एम्पुला पार्ट के अंदर शुक्राणु और शुक्राणु द्रव्य को ये स्टोर करने का काम करती है। और नेक्स्ट अगर देखें बेटा, यहाँ पे आप इसकी जो लोकेशन है किस तरीके से दिखाई देगी आपको, तो देखिए, ये देखिए, ये वाले पोर्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या है? तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्पर्मेथिका का जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, और ये ओपनिंग भी इसकी जो है यहाँ पे हो रही है इस तरीके से वेजाइना पार्ट के अंदर। कि इनका काम क्या होगा बेटा? इनका काम होता है शुक्राणुओं को स्टोर करने का। उसके बाद जैसे ही मान लीजिए शुक्राणु जो होंगे इससे बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के और पीछे से अंडाणु जो आएगा बेटा, और यानी कि अगर बात करें कोकून के अंदर, तो यहाँ पर ये स्पर्म छोड़ देगा और स्पर्म कोकून के अंदर चले जाएंगे। अब कोकून के अंदर ओवम था और यहाँ से स्पर्म भी ले लिए गए। इस तरीके से कोकून के अंदर मेल और फीमेल गैमीट दोनों पाए जाएंगे। बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा वो, और बॉडी से बाहर ही कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट इसमें बेटा अगला जो टॉपिक है अपना यहाँ पे, तो इसमें जो मैथुन क्रिया होती है बेटा फर्टिलाइजेशन के अंदर, अगर बात करें मैथुन क्रिया की, तो वो यहाँ पे कब होगी? तो मैथुन क्रिया बेटा इनमें सीजन है जी, जो बरसात का जो सीजन होगा यानी वर्षा ऋतु होगी, तो उस टाइम इनमें रात के समय यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे मैथुन क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए इसमें अपने अगर देखा जाए तो पहले ही अपने बात हो चुकी है बेटा, द्विलिंगी होने के बावजूद भी इसके अंदर अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसमें 2 केंचुओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो और दोनों केंचुए एक दूसरे को निषेचित करेंगे। यानी दोनों केंचुए क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे को निषेचित करेंगे, दोनों केंचुए निषेचित होंगे। अब दोनों केंचुए किस तरीके से निषेचित होंगे? तो इसका एक बेटा यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ये आपको यहाँ पे बेटा इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये एंटीरियर पोर्शन है इसका, यानी कि इसका जो यहाँ पे मुख्य भाग है इधर वाली तरफ, अगर देखा जाए तो इधर वाली तरफ इसका मुख्य भाग है बेटा, नंबर 1 सेगमेंट से स्टार्ट है। अभी अपने यहाँ पे मैं थोड़ा पहले लोकेशन समझा देता हूँ इनकी। तो बेटा जो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और जो 9वां खंड होगा, यानी इनके बीच में आपको क्या दिखेंगी? तो यहाँ पे आपको स्पर्मेथिका दिखेगी, शुक्रग्राहिका दिखेगी। इसी तरीके से नीचे वाला जो 2 नंबर केंचु है, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ ऊपर वाले को, नीचे वाले को 2 नंबर दे देता हूँ। तो नीचे वाले केंचुए के अंदर भी बेटा 5वें से लेके 9वें खंड के बीच जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो आपको क्या दिखेगी? स्पर्मेथिका मिलेगी, यानी कि शुक्रग्राहिका मिलेगी। अब नेक्स्ट जो इसका मेल जो रिप्रोडक्टिव जो पोर होगा वो कौन से खंड में है बेटा? तो वो 18वें खंड में। तो देखिए 18वें खंड के अंदर आपको क्या मिलता है बेटा? तो 18वें खंड के अंदर आपको यहाँ पे नर जनन छिद्र मिलता है। इधर भी बेटा आपको देखिए जो ऊपर की तरफ जो 1 नंबर केंचुआ है उसके अंदर भी देखिए आप 18वें खंड के अंदर आपको क्या दिख रहा है? नर जनन छिद्र दिख रहा है। ये 2 नंबर केंचुआ है, उसके अंदर बेटा 18वें खंड के अंदर आपको नर जनन छिद्र दिख रहा है। ये 1 नंबर केंचुआ है, 1 नंबर के अंदर भी आपको 18वें खंड में क्या दिख रहा है? नर जनन छिद्र दिख रहा है। अब जो शुक्राणु होंगे बेटा, जो स्पर्म होंगे और जो शुक्राणु के साथ जो द्रव्य पाया जाएगा वो कहाँ स्टोर किया जाएगा, उसको कहाँ इंजेक्ट किया जाएगा सबसे पहले, और उसको स्टोर कहाँ किया जाएगा? देखिए उसको इंजेक्ट करने का काम कहाँ होगा? तो ये जो स्पर्मेथिका है 4 पेयर, उनके अंदर बेटा इंजेक्ट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? ये जो नर जनन छिद्र है उसके द्वारा। यहाँ पे जो जनन इसमें यानी कि एक तरीके से जो इसका जो एक पेनिस टाइप पार्ट होगा ये क्या करेगा? यहाँ पे इनके अंदर जो 4 जोड़ी यहाँ पे स्पर्मेथिका है उनमें स्पर्म को इंजेक्ट कर देगा।
देखिए जैसे नंबर 1 केंचुआ है बेटा ऊपर की तरफ, ये क्या कर रहा है, नंबर 2 वाले केंचुए के हो यहाँ पर जो शुक्राणु है वो इंजेक्ट कर रहा है उसके स्पर्मेथिका में। इसी दौरान इधर की तरफ चलें तो नंबर जो 2 केंचुआ है वो नंबर 1 जो केंचुए को क्या कर रहा है, वो यहाँ पे देखिए उससे निषेचित कर रहा है, यानी कि ये जो स्पर्म है ये सप्लाई कर रहा है नंबर 2 वाला 1 को और नंबर 1 वाला बेटा 2 को। तो देखिए डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको किस तरीके से इनमें ये जो मैथुन की क्रिया है वो हो पाती है। और इसके बाद जैसे मान लीजिए जब फुल हो जाएंगे ये स्पर्मेथिका, यानी 4 जोड़ी जो 4 पेयर जो है यहाँ पे स्पर्मेथिका वो स्पर्म से फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद ये दोनों केंचुए हट जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो अभी मेन पोर्शन जो यहाँ पे समझने वाला है बेटा, तो वो क्या समझने वाला है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 केंचुए की जो मैथुन क्रिया की जो स्थिति होगी वो किस तरीके से होगी। और नेक्स्ट है बेटा कि जो शुक्राणुओं को जो ग्रहण करने का जो काम होगा वो कहाँ पर किया जाता है, और नर का जो जनन छिद्र है वो कौन से खंड में देखने को मिलता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे, वो है बेटा जनन अंकुरक, यानी कि जेनिटल पैपिला। जनन अंकुरक जो है वो यहाँ पे बेटा आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली यहाँ पे, और इसी तरीके से नंबर 2 केंचुए की बात करें तो ये देखो स्ट्रक्चर्स, जनन अंकुरक जेनिटल, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो जेनिटल पैपिला बेटा, तो जेनिटल पैपिला आपको यहाँ पे 17वें और 19वें खंड में देखने को मिलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होगा, तो इनका फंक्शन ये होता है कि जब 2 केंचुए आपस में जुड़े हैं तो उनको आपस में जोड़े रखने का जो काम है बेटा वो किसका होता है, तो वो इस जेनिटल पैपिला का होता है, जनन अंकुरक का होता है। तो अभी क्वेश्चन एक याद रखना कि इनमें जो बेटा मैथुन की क्रिया कब होती है, तो बरसात ऋतु में होती है, और यहाँ पे ये रात के समय में इनके अंदर होगी। अब इसके अंदर बेटा ये 14वां जो 15वां और 16वां खंड ये क्लाइटेलम कहलाता है दोनों केंचुए का, जो यहाँ पर एक जागदार पदार्थ बनाएगा जो किसका निर्माण करने का काम करेगा, तो वो निर्माण करेगा यहाँ पे कोकून का। तो देखें इसके बाद अगर अपने नेक्स्ट इसमें बात करें बेटा, तो जो 14वां 15वां और 16वां जो भाग है अभी मैंने बात की है बेटा, तो वो क्या करता है, क्लाइटेलम जो भाग है वो कोकून बनाने में सहायता करेगा। अब जो कोकून है बेटा उसके अंदर जो ओवम होंगे, अंडाणु होंगे, उनको क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये जो कोकून होगा ना बेटा वो मुख की ओर, याद रखना कहाँ पे, मुख की ओर आगे की तरफ खिसकता जाता है। देखिए जो यहाँ पे अगर बात करें इसमें मादा जनन छिद्र की, तो वो कौन सा है बेटा, 14 नंबर जो खंड है, तो 14 नंबर मादा जनन छिद्र है। और स्पर्मेथिका जो हैं वो कहाँ पाई जा रही हैं, वो आपको यानी कि अगर देखें तो 4 जोड़ी होंगी, वो 5वें से 9वें खंड के बीच आपको देखने को मिलती हैं। तो देखिए ये जो शुक्र ग्राहिकाओं के ऊपर से गुजरेगा बेटा, ये जो कोकून होगा अब शुक्र ग्राहिका के ऊपर से गुजरेगा, और शुक्राणु कहाँ चले जाएंगे अब, तो शुक्राणु बेटा वो स्खलित कर दिए जाएंगे किसमें, कोकून के अंदर। तो इस तरीके से जब कोकून के अंदर चले गए तो अब आपको पता लग गया होगा कि जैसे अगर बात की जाए बेटा यहाँ पे, तो कोकून में मेल और फीमेल गैमीट दोनों आ चुके हैं। अब वो दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, उसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या बनेगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और जाइगोट से आपको आगे पता ही है कि डेवलपमेंट होके और एक पूरा का पूरा यहाँ पे दोबारा नया जो यहाँ पे इसकी जनरेशन है केंचुए की वो तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बेटा अगले टॉपिक की तरफ चलें, तो केंचुए का जो महत्व जो बात करें तो क्या महत्व है जी इसका, तो कुछ लाभदायक महत्व है, इसके साथ कुछ हानिकारक भी होंगे यहाँ पर इसके अंदर। तो लाभ भी पहुँचाता है जी, हानि भी कर सकता है। तो सबसे पहले लाभ की बात करते हैं, तो एक तो प्रलोभन और भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल। तो देखिए अभी जो फिश हैं, मछलियाँ हैं, उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक ये चारे के रूप में डाला जाता है, यानी कि प्रलोभन चारा होता है ये उनके लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए। तो मछलियाँ जैसे मान लो इसको गिराएंगे अंदर की तरफ, तो मछलियाँ इसकी तरफ आएंगी, इसके द्वारा उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। दूसरा है जी बेटा पक्षी हो गए, मेंढक हो गए और कन खजूरे हो गए,
इनके लिए ये क्या है, एक फूड के रूप में काम करता है, भोजन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट अगर देखें बेटा तो जैविक खाद के रूप में इसका महत्व, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ये वाला है, यानी कि जो बेटा केंचुआ जो खाद है, वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है जिसे, तो वो क्या है, एक जैविक खाद है। यानी कि अगर बात करें तो ये एक एनिमल्स है, तो एनिमल्स से जो तैयार चीज़ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैविक बोलेंगे, बायोलॉजिकल बोलेंगे। तो ये एक जैविक खाद के रूप में काम करता है, यानी कि इसके द्वारा बेटा जो स्त्रावित जो मल होगा तो वो क्या करता है, वो एक तरीके से खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बेटा याद रखना कि केंचुए के द्वारा जो तैयार खाद होती है तो वो तो कहलाती है वर्मी कंपोस्ट खाद, लेकिन ये तैयार करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर क्या होता है, तो केंचुए द्वारा खाद तैयार करना क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। और नेक्स्ट है बेटा जो देखो बहुत सारी प्रजातियाँ हैं केंचुए की भी, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो प्रजातियां वो यहाँ पे वर्मी कल्चर करती हैं और लाभदायक गुण रखती हों। अब देखो वर्मी कल्चर चलो करती हैं, लेकिन वो लाभदायक हैं या नहीं, तो देखिए उसके हिसाब से अगर देखें तो खाद तैयार करने के लिए जो यहाँ पर स्पेशल जो इसकी जातियाँ हैं जो पाली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो एक है डेट्रीटिवोरस एंड सेकंड है जी जियोफैगस। तो जियोफैगस एंड डेट्रीटिवोरस जो दो यहाँ पर प्रजातियाँ हैं केंचुए की, जिनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, इनको पाला जाता है वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए। नेक्स्ट अगर देखें बेटा तो जो वर्मी कंपोस्ट खाद है वो किस तरीके से बेस्ट होती है, तो देखिए किससे बेस्ट होगी, वो कंपोस्ट खाद से, यानी कि कंपैरिजन करेंगे अभी हम किसका, केंचुए की खाद का कंपैरिजन कर रहे हैं जी कंपोस्ट खाद से। यानी कि कंपोस्ट जो खाद है और वर्मी कंपोस्ट जो खाद है दोनों के अंदर, तो देखिए कहते हैं कि केंचुए की खाद है ना जो वो, यानी वर्मी कंपोस्ट है जो वो नॉर्मल कंपोस्ट से बेटर है। तो क्योंकि बेटा इसका कॉजेज है कि इसमें ना जो NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो पोषक तत्व है, जो एक तरीके से प्राथमिक पोषक तत्व हैं पौधों के लिए, सबसे ज़्यादा जो नेसेसरी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। तो इनकी मात्रा कंपोस्ट से ज़्यादा होती है वर्मी कंपोस्ट में। सो ऑब्वियसली बात है इज द बेटर देन कंपोस्ट। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो बेटा यहाँ पे है जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इसके अंदर वो क्या होगा, कम होगा। और केंचुए को मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये वाला कि एक ऐसा जीव जिसे मित्र जीव कहते हैं किसानों का, तो वो कौन सा, अगर केंचुआ ऑप्शन में दे रखा है तो केंचुआ क्या है बेटा, एक मित्र जीव है यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा 3 नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे मृदा और वायु जो है बेटा, मिट्टी के अंदर वायु और जल जो संचार है उसके अंदर इंक्रीमेंट करता है, ये वृद्धि करता है। तो वो कैसे करेगा, तो क्योंकि देखा होगा आपने केंचुआ जो मिट्टी में पाया जाता है और केंचुआ क्या करता है, बिल बनाता है बेटा। अब जब वो धीरे धीरे बिल बनाता रहता है तो उससे क्या होगा, अंदर छिद्र बन जाते हैं मिट्टी के, तो मिट्टी पोली हो जाएगी। अब मिट्टी जब पोली होगी तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है जी कि उसमें हवा का और जो उसमें पानी का जो संचार होगा वो अच्छा होगा, यानी कि मृदा में वायु और जल संचार में वृद्धि हो जाएगी जी, किसके कारण, केंचुओं के कारण। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट लाभ के यानी बाद हम इसकी कुछ हानियाँ भी पढ़ते हैं कि इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। तो देखिए डिसएडवांटेज इसके क्या क्या हैं, तो देखो कई बार क्या होता है केंचुए हद से ज़्यादा हो जाते हैं किस जगह पर, तो तब क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा जब होने पर तो बहुत ज़्यादा बिल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बिल बनाएंगे तो उससे क्या होगा, तो मिट्टी का कटाव होने लग जाता है। कई जगह जहाँ ज़्यादा पानी वगैरह होगा तो उस जगह पर मिट्टी का कटाव भी हो सकता है इनकी वजह से। और दूसरा चीज़ है जी परजीवियों का संचरण, तो एक तरीके से वेक्टर का काम करते हैं जी, वाहक के रूप में काम करते हैं। तो जैसे कि कौन कौन से का वाहक करेंगे, वाहक के रूप में काम करते हैं, कौन कौन से परजीवी इनके शरीर के अंदर रह सकते हैं, तो जैसे फीता कृमि हो गया और चूजों का जो टेप वर्म है बेटा, तो अगर मान लीजिए कोई इसको खाता है तो ये वाले जो यानी कि अंतः परजीवी हैं
वो उस दूसरे परजीवी के अंदर यानी जीव के अंदर चले जाएंगे जो केंचुए को खाएगा, अगर केंचुए के अंदर शरीर में ये वाले पाए जाते हैं जी। तो इससे यानी कि कहें तो परजीवियों का संचरण होगा और ये परजीवी क्या करेंगे, उस जीव के अंदर जाके रोग पैदा करेंगे। अब ये पौधों के लिए भी बेटा किस तरीके से हानिकारक होते हैं, तो देखिए अगर देखा जाए बेटा धान के अंदर तो मालाबेरिया पैडिकोला या फिर एफेनेस्कस और अजीबोरस, ये क्या है बेटा धान के लिए एक तरीके से हानिकारक जो यहाँ पर केंचुए की प्रजातियाँ हैं। उसके बाद अगर पान की बेल की जड़ों के अंदर जो नुकसान पहुँचाने वाला जो यहाँ पर केंचुए की प्रजाति वो कौन सी है बेटा, फेरेटिमा एलांगेटा। तो फेरेटिमा एलांगेटा जो है वो पान की बेल की जड़ों के अंदर नुकसान पहुँचाने वाली एक प्रजाति है। और इसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर देखें तो इलायची के पौधों के तनों को यानी जो नुकसान पहुंचाने वाली प्रजाति है तो वो कौन सी है, वो है फेरेटिमा पेरियोनिक्स। ठीक है, फेरेटिमा पेरियोनिक्स जो प्रजाति है वो यहाँ पे किसको नुकसान पहुंचाती है, वो इलायची के पौधों के तनों को नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरीके से जो अपना टॉपिक है बेटा आज का तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो यानी कि जो केंचुए का जो टॉपिक था बेटा वो कंप्लीट हो चुका है, जो मॉर्फोलॉजी अपने पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इसके बाद अपना जो एक नया टॉपिक और है इसके अंदर जो तीसरा टॉपिक रह चुका है अमीबा, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो तब के लिए बेटा ऑल द बेस्ट।